बच्चों कल हम लोग जो है थोड़ा सा समय सीमा की कमी की वजह से बहुत बेहतर वे में चीज़ों को एक्सप्लेन तो किए थे, लिख नहीं पाए थे आई थिंक। बोलो। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ मेरे प्यारे सरकार। अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की, आपका ध्यान चाहूंगा कि इधर ही रहे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात की जाए तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है किसी लिक्विड में दो मेजर फैक्टर डिसाइड करते हैं। वो मेजर फैक्टर हमने पढ़ा था, एक था क्या, लैटिस एंथैल्पी, और एक क्या था, इन दोनों का जो सम होता है वही क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वो किसके बराबर हो जाता है, इधर लिख देता हूं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के। मैंने आपको समझा दिया था व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। क्या आप में से कोई जवाब देगा डेफिनेशन, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? एक मोल सॉलिड को उसके करस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वही क्या कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए NaCl का हमारे पास सॉलिड है और ये टूट करके मेरे प्यारे बच्चों NaCl गैस और Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस बना देता है। बोलो हाँ। NaCl सॉलिड है तो इसको जब हम इसका एक मोल टूट करके Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस बना लिया तो जितनी हीट लगी उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। ये दोनों टूट के पानी में ही इकट्ठा होगा ना, तो Na प्लस को चारों तरफ से पानी घेरेगा क्योंकि पानी के ऑक्सीजन पे क्या मौजूद होता है, और साथ साथ Cl माइनस को भी चारों तरफ से पानी घेरेगा क्योंकि पानी के हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक मोल कैटायन या एक मोल एनायन को जब पानी चारों तरफ से घेर ले तो इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में हाइड्रेशन बोलते हैं। और हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइड्रेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो जरा देखें, जरा गौर पूर्वक देखें, यहां जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन, और यहां जो रिलीज होगी उसे क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ। पक्का? ठीक है। तो जरा देखो गौर पूर्वक अब बातों को सुनना। जो टोटल यानी कि लैटिस एंथैल्पी क्या है, तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, टूटने के बाद मिलने वाली एनर्जी। मानते हो क्या? तो मैंने आपको प्रॉफिटेबल सौदा कल समझाया था। अगर तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी टूटने के बाद मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा है तो टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि घाटे का सौदा है ना। जो लग रहा है वो ज्यादा है और जो मिल रहा है वो कम है। अगर लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम हो गया, इसका मतलब जो तोड़ने के लिए एनर्जी लग रहा है वो मिलने वाली एनर्जी से क्या है, कम, तो टूट जाएगा। ये कल पूरा मैंने समझा रखा था। धीरे 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 लास्ट तक मैं कहां आ गया था कि कॉपर +2 और कॉपर +1 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ या ना? पक्का? ठीक है। तो वहां आपने देखा था कि कॉपर +2 स्टेबल रहता है। उसके पीछे का भी रीजन क्या था, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन सब बातों को करते करते हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपको थोड़ी जानकारी और दे देता हूं मैं। आप इसको थोड़ा एक्सटर्नल जानकारी के तौर पे लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा। ध्यान पूर्वक देखिए। ग्रुप 1 के कुछ मेटल्स होते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी आई तो इसलिए बोल दे रहा हूं। वो ग्रुप 1 के मेटल कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रांशियम बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मेरे प्यारे सरकार जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये सबके सब मेटल हैं और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। किसकी होती है? जो इलेक्ट्रॉन देता है जयदीप भाई उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर मैं यहां पर दो स्थितियां दे दूं, एक तो गैसियस फेज दे दूं और एक एक्वस फेज दे दूं, क्या दे दूं? और गैसियस फेज दे दूं, और मैं कहूं तुमसे कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। क्या कहूं मैं? अरेंज देम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। तो आप केयरफुल रहिए और बात को इतना ध्यान से सुनिए कि आपके दिल में कुछ धड़क जाए। ध्यान से देखना।
अगर गैसियस फेज में रखोगे तो जरा बताओ कि टॉप टू बॉटम जब हम इसमें जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। आर लिख दूं या डिस्टेंस लिख दूं, किसके किसके बीच, न्यूक्लियस और डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। किसका अट्रैक्शन, किस पे, हाँ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। पक्का? अगर अट्रैक्शन कम होगा तो उसके निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो खूब उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, जो जितना बढ़िया से ऑक्सीडाइज होगा उतना ही तगड़ा रिड्यूसिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं सीधे लिख दूं रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यानी सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम है, फिर रुबिडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, और उसके बाद कौन है, ये बात 100% सही है। लेकिन अगर इसी के रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ एक्वस फेज में पूछ लिया तो बुद्धि हरी कर देगा, तुम्हारी परेशान कर देगा तुमको। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं एक्वस फेज में आ जाऊं और तुमको सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहूं, तो एक्वस फेज में मान लीजिए कि मैंने एक मेटल डाला। मेटल जब पानी में पहुंचता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है ग्रुप 1 के सभी मेटल का कि जैसे ही वो पानी में घुसते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ये M किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M+ में और इलेक्ट्रॉन में। बोलो हाँ। ये जो M+ है इस पर कैसा चार्ज आ गया, और पानी के ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज मौजूद है, तो सारे के सारे पानी के जो ऑक्सीजन है वो पॉइंटेड हो जाएंगे इसकी तरफ, और पानी चारों तरफ से इसको घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा, पानी चारों तरफ से इसको क्या कर देगा, घेर देगा। एक मोल कैटायन को जब पानी चारों तरफ से घेरता है तो इसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। फिनोमिना हाइड्रेशन कहलाता है। फिर से सुनो, लिखने की जरूरत नहीं है, सब दिमाग में लिख लो, कॉपी में तो लिख ही लेंगे। एक मोल कैटायन या एक मोल एनायन को जब पानी चारों तरफ से घेरता है तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन, एंड एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझ में आया? ठीक है, अब सुनना, मुझे एक्सप्लेन करने देना मेरे प्यारे सरकार। अगर कैटायन को चारों तरफ से ये घेर रहे हैं तो अब जरा गौर पूर्वक सुनना, मुझे बताते जाना कि अगर साइज छोटी हो, कैटायन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अगर उसकी साइज क्या हो तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। चार्ज डेंसिटी तो जानते होंगे ना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। साइज छोटी होगी तो वॉल्यूम कम होगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये तो सब लोग समझते होंगे ना, मुझे उनको पढ़ाने में बहुत दुख होता है जो ये भी नहीं समझ पाते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। आपको ये समझना ही पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो चाचा कूलाम कहते हैं कि जब चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, मजा नहीं आ रहा है? देखो, तो अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, किसके किसके बीच, कैटायन और वाटर के बीच। किसके किसके बीच, प्रेशर आए तो दिल से पूछे किसने लगाया और किस पे लगाया। अगर फोर्स आ जाए तो पूछे किसने लगाया, किस पे लगाया। वर्क आ जाए तो दिल से पूछे किसने किया, किस पे किया। जब इन बातों का जवाब मिलता रहेगा तो आपका जो विजुअलाइजेशन का स्ट्रेंथ है वो जबरदस्त होता चला जाएगा। अब मेरे शेरनियों जरा देखो कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ढेर सारे पानी चारों तरफ से खींचे जाएंगे कि नहीं, और ढेर सारे पानी चारों तरफ से खींचे जाएंगे तो जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है वो मेरे शेरों बढ़ जाएगा कि नहीं, कितना %, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। अब जरा देखो, पैसा देने से ये हंसती हैं तो ज्यादा पैसा देने से, पैसा ले लेने से रोती हैं तो ज्यादा पैसा ले लेने से, अट्रैक्शन लगने से एनर्जी
रिलीज हो। तो ज्यादा अट्रैक्शन लगने से मतलब कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? तो यानी यहाँ जब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और रिलीज एनर्जी को ही तो मेरे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी, भाई जो जितना ज्यादा एनर्जी देगा उतना मोर स्टेबल होगा ना। एनर्जी रहता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी कम होता है तो स्टेबिलिटी, यानी कि जो ओवरऑल क्या पता लगा कि उस कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है जिसकी साइज छोटी है। आवाज नहीं आई। उस कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है? जिसकी साइज, रिपीट करो, सुनो ध्यान से, रिपीट मत करो। साइज छोटी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, तो रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी पक्का। तो यानी कि जो कैटायन छोटा होगा वो जल्दी बन जाएगा। ऐसा कौन कहता है? हाइड्रेशन इंथैल्पी। प्लीज हाँ कह दीजिए। अब एक दूसरा अर्थ भी पैरेलल में चल रहा है, पूछो कौन सा? टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी, और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो उस पर लगने वाला अट्रैक्शन, कम है तो उसके निकलने की टेंडेंसी, ज्यादा हो जाएगी तो उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, बढ़ जाएगी तो अच्छा। यानी कि जो साइज है वो कह रहा है कि अगर तुम वो जो बड़ा होगा वो अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या कर रहा है? जो छोटा होगा वो अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा। नहीं समझा? फिर से सुन लीजिए। अगर मैं हाइड्रेशन को देखूं तो जो कैटायन छोटा होगा उस पर चार्ज डेंसिटी तो वो वाटर पे अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी, तो स्टेबिलिटी, तो वो फॉर्मेशन होगा कि नहीं? जो प्रोसेस स्टेबल होता है परमात्मा उसको होने देता है। यानी कि हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करें तो सबसे अच्छे से कौन बनेगा? जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है? लिथियम। बोलो। लेकिन अगर साइज की बात करें तो वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा जो सबसे बड़ा। हाइड्रेशन मत देखो, तो साइज की बात करें तो कौन सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा? सीजियम। यानी साइज कह रहा है किसे ऑक्सीडाइज कराओ? सीजियम। और हाइड्रेशन एंथैल्पी कह रहा है लिथियम। तो जिंदगी में जब इस तरह से डुअलिटी आ जाए तो वहां हमेशा फैसला डोमिनेंट फैक्टर के प्रभाव में होता है। किसके प्रभाव में? डोमिनेंट फैक्टर। और डोमिनेंट फैक्टर हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। कौन होता है? इसलिए सबसे तगड़ा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो Li+ होता है। कौन होता है? जानते हो कि नहीं जानते? बात बहुत तगड़ी बात है, नहीं जानते हो तो अब जान लो। लेकिन उसके बाद तुम्हें एक गलत फहमी हो जाएगी कि Li+ के बाद क्या लिख दूं? Na+, लेकिन नहीं, फिर क्या होता है? Cs+, फिर क्या होता है? Rb+, फिर क्या होता है? K+, फिर क्या होता है? Na+। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहां से यहां डोमिनेंट कौन है? हाइड्रेशन। किस पर? साइज पर। और बाकियों में कौन डोमिनेंट है? साइज। किस पर? हाइड्रेशन पर। क्या मैं सिखा पाया? डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन? पक्का? ये थोड़ा एक्सटर्नल लेक्चर डिलीवर कर दिया, कोई पाप कर दिया क्या? रिपीटर के क्लास में कुछ अच्छी बातें अगर ध्यान में आ जाए तो बोल देना, कोई पाप नहीं होता है। तो हम लोग अभी तक ये देखे थे कि कैसे सॉलिड जो है घुलता है किसी लिक्विड में, उसकी सॉल्बिलिटी कब फेवरेबल होती है। तो हमने देखा था कब फेवरेबल होती है? जब हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होता है किससे? लैटिस से। या उल्टा बोल दूं, जब लैटिस कम होता है हाइड्रेशन से। अब आगे चलेंगे, यहां पे लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। खूब ध्यान से अपना ध्यान मुझे दे दीजिए, खूब ध्यान पूर्वक सुनिए। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? सॉल्युबिलिटी को। किसके? सॉल्युबिलिटी को। सॉलिड के किस में?
लिक्विड में, कोई बात नहीं। तो जरा देखिए, सबसे पहले लिखा है नेचर ऑफ सॉलिड। देखो घुल मिल जाना, जैसे आप लोग हॉस्टल में रहती हैं तो कैसे लोगों के साथ घुल मिल जाती हैं, जिनका स्वभाव आपके जैसा है। बोलो, अपन उन्हीं के साथ घुल मिल पाते हैं जिनका स्वभाव अपने जैसा होता है। आप देखिए कि कंटिन्यूअस ड्रिंक करने वाले आदमी को भारत के किसी कोने में भी छोड़ दो, वो 4 ड्रिंकर अपने टाइप का एक हफ्ते के अंदर ढूंढ लेता है और मस्त एकदम दोस्ती हो जाती है। 2 पैक लगा कहते हैं भाई याद करना कभी कोई जरूरत हो, तेरे लिए जान दे देंगे, और जब याद करोगे तो उनका फोन ही नहीं लगेगा। तो जो है कुल मिलाकर के कहने की बात इतनी है कि सेम प्रकृति के लोगों को तुम देश के क्या दूसरे देश में भेज दो, फिर भी वो अपने टाइप के लोगों को क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं। यही एक बात अगर सीख लो तो यहां तुम आंसर निकाल दोगे, क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक। नेचर ऑफ सॉलिड की बात करें, जैसे मान लीजिए कि NaCl एक आयनिक सॉलिड है, जैसे कि KNO3 एक आयनिक सॉलिड है, जैसे कि Na2SO4 एक आयनिक सॉलिड है, जैसे कि K2SO4 एक आयनिक सॉलिड है। अगर इन आयनिक सॉलिड को हम एक पोलर सॉल्वेंट में डाल दें, किसमें? जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर मतलब समझते हो, उस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एड़ा बनाने का डेफिनेशन है। और स्मार्ट डेफिनेशन ये है कि जिस भी किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 ना हो, वो सबके सब पोलर होते हैं। समझे क्या? तो तुम जैसे एड़ा बनना चाहो तो एड़ा बन लो, और अच्छे से जानना चाहो तो अच्छे से जान लो कि अगर हम वाटर को लिखें तो OHH ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में? अगर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम कह सकते हैं कि क्या है? पोलर है। बट ये थोड़ा कम अच्छा डेफिनेशन है, सीधा ज्यादा अच्छा क्या है? डायपोल। क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड है पार्शियल नेगेटिव होता है, बट ये पोलर नहीं होता। इसका डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप ये एड़ा बनाने वाला डेफिनेशन है, जिससे आपका काम चला लीजिए। आगे चलता हूं मैं। देखिए ये सबके सब जो हैं पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे, क्योंकि इनके पास भी पोलैरिटी का लक्षण है कि नहीं है? देखो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। कह दो हाँ। कितना %? हाँ पक्का। अब यहाँ पे -2 हो जाएगा, वो अलग की बात है, बट है तो प्लस माइनस ही ना। तो देखो चार्ज है, तो ऐसे सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा जहां पे चार्ज होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। ये एक स्टेटमेंट चलता है। तो इनकी सॉल्बिलिटी पानी में क्या हो जाएगी? ज्यादा। बट इन्हीं को तुम अगर किसमें घोलो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, अगर इन्हीं को तुम किस में घोल दो? बेंजीन में, तो ये सबके सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो यहाँ इनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम। और अगर तुम इसी को घोल दो पानी में, तो यहाँ इनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? तो पहला फैक्टर कौन है? नेचर। नेचर अगर आयनिक नेचर है सॉलिड का, तो पोलर सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से घुल जाता है, नॉन पोलर में अच्छे से नहीं घुलता। आई बात समझ में? अब इसका उल्टा अगर मैं बात कर दूं, और मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि मैंने क्या ले लिया? I2 ले लिया, मैंने S2 ले लिया, मैंने S6 ले लिया, मैंने S8 ले लिया। ये सब के सब क्या हैं? नॉन पोलर सॉलिड है ना? क्या है? और इसको मैंने एक बार किस में डाला? CCl4 में डाल दिया, या मैंने इसे किसे में डाल दिया? बेंजीन में डाल दिया। बोलो। और एक बार मैंने इसे किस में डाल दिया? वाटर में डाल दिया, या मैंने CH3CH2OH इथेनॉल में डाल दिया। बोलो। या मैंने इन्हें सपोज करो लिक्विड अमोनिया में डाल दिया। बोलो हाँ। तो ये सबके सब पोलर सॉल्वेंट है कि नहीं? तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? अबे ज्यादा तब होती जब ये भी पोलर होता। ये खुद क्या है? नॉन। और ये सबके सब क्या है? नॉन पोलर। तो यहाँ इसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? यानी नॉन पोलर स्पीसीज की सॉल्बिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, और आयनिक स्पीसीज की सॉल्बिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। नहीं समझा अच्छे से? तो नेचर में ये बात समझें कि जो आयनिक सॉलिड है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेंगे,
और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम घुलेंगे। जो आयनिक सॉलिड नहीं है, जो खुद नॉन पोलर सॉलिड है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेंगे और पोलर सॉल्वेंट में। डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन? ओके प्यारे सरकार, अगला फैक्टर है टेम्परेचर। इज वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. We are discussing solubility and we are very clear that solubility is defined only in case of saturated solution. Same time we are also clear that in every saturated solution, suppose this is, बहुत careful रहना, solvent है, इसमें मैं solid डाल रहा हूँ और एक saturated solution तैयार कर रहा हूँ। ये कल के लेक्चर में डिलीवर कर दिया हूं कि सॉल्युबिलिटी हम लोग किस में पढ़ते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो हमारा दूसरा डेफिनेशन था वो भी ये था कि अमाउंट ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, राइट? देखो अब समझना बच्चों, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट ये मिल करके क्या बना रहा है? और ये एक इक्विलिब्रियम रहेगा। अब हम अगर इस सॉलिड के घुलने की प्रक्रिया सपोज करो एक्सोथर्मिक है, क्या है? यानी कि जब सॉलिड सॉल्वेंट में घुलता है तो हीट रिलीज हो रही है। और मान लो कि एक दूसरा केस है कि जब सॉलिड सॉल्वेंट में घुसता है, डिस्कनेक्ट मत होना जरा सा भी लेक्चर से, और क्या बना देता है? सॉल्यूशन। और ये प्रक्रिया क्या है? एंडोथर्मिक। पक्का? समझाता हूं। जैसे अब ये बात एक्सपेरिमेंटल है, जैसे कि KCl है, जैसे कि NaCl है, जैसे कि KNO3 है, इन सब का जो पानी में घुलने की प्रक्रिया है वो एंडोथर्मिक है। तो इसको कोई कान में आके सेंटा बताएगा या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सेंटा बताने नहीं आएगा। इसलिए जब हम एक ग्लास अगर पानी ले लें और इस ग्लास के पानी का टेम्परेचर मेजर करें और मान लो कि वो टेम्परेचर आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने इसमें नमक डाल दिया, तो इस ग्लास का टेम्परेचर जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या होगा? गिर जाएगा। कारण क्योंकि वो पानी से हीट घुलने के लिए ले लेगा, और जब किसी चीज से हीट ले लिया जाएगा तो उसका खुद का हीट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब उसका हीट कम हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर डाउन कर जाएगा। नहीं समझा? तो ये बात जानते रहना। वाइबम पूछता है एक गिलास पानी है, उसमें नमक डाल दिया तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि नमक के जो घुलने की प्रक्रिया है वो एंडोथर्मिक है। वो उससे हीट क्या करेगी? ले लेगी। तुमसे पैसा ले ले, तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाएगा? तो कोई किसी से हीट ले लेगा तो उसके पास हीट बढ़ जाएगा? हीट उसके पास घट जाएगा। तो प्यारे सरकार जरा देखें, अब जरा सुनना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। बोलो हाँ। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगी? ये तो जानते होगे ना कि नहीं जानते? जानते हो, ठीक है। अरे भाई ऐसे चल रहा हूं तो मान लो, ये तो समझ रहे हो ना, ऐसे चल रहा हूं पूरब है तो ऐसे चलूंगा तो पश्चिम नहीं हो जाएगा? बोलो ठीक है। तो देखना ध्यान पूर्वक, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। किधर जाएगी? कारण क्योंकि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, और फॉरवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर को घटाया तो टेम्परेचर को घटाया तो वो रिएक्शन फेवर होगी जिसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं। और किसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है? एक्सोथर्मिक को ना। एंडोथर्मिक को तो टेम्परेचर की जरूरत है। तो एंडोथर्मिक कौन है? वर्षा, बैकवर्ड। तो टेम्परेचर, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है, टेम्परेचर घटाया तो रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड। ये जिसको नहीं समझा वो एक बार बता दे और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। समझा क्या? फिर से बता देता हूं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? जिसे टेम्परेचर की जरूरत है वही प्रोसेस फेवर होगा। तो जरा बताओ, फॉरवर्ड में प्रोसेस क्या था? एंडोथर्मिक। यानी अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन चली जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड वाले प्रोसेस को टेम्परेचर की जरूरत है। और अगर तुमने टेम्परेचर घटाया तो अब वो प्रोसेस होगा जिसे हीट की जरूरत नहीं है, और किसे हीट की जरूरत नहीं है? बैकवर्ड। और बैकवर्ड क्या है? एक्सोथर्मिक। तो जब बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्यूशन में से देखो सॉलिड बाहर आ रहा है, सॉलिड बाहर आएगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी कि नहीं? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है देखो सॉलिड सॉल्वेंट में घुल के सॉल्यूशन बना रहा है, देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? मुस्कुरा दो। नहीं समझा? ठीक है।
अब दूसरा केस देखो, जब रिएक्शन क्या हो, एक्सोथर्मिक। इकलौता एग्जांपल मिलेगा तुमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो डिसोल्यूशन प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है। क्या है वो? एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो देखो टेम्परेचर बढ़ाए, बोलो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा प्रोसेस होगा? जिससे पूछूंगा बताएगा। जिसे टेम्परेचर की जरूरत है या जिसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है? आप बताइए। है, पक्का ना? तो फॉरवर्ड क्या था? एक्सोथर्मिक। ये तो हीट रिलीज कर रहा है, यानी इसे टेम्परेचर की जरूरत, पक्का ना? कोई जो चीज रिलीज कर रहा है वही तुम दे रहे हो। कोई उल्टी कर रहा है तुम उसके बगल खाना लेके घूम रहे हो। गलत प्रक्रिया हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल विपरीत प्रोसेस हो गया कि नहीं? किसी का पैर टूट गया है, तुम उसे दौड़ा रहे हो, ये विपरीत प्रक्रिया है कि नहीं? तो ये हीट रिलीज कर रहा है, तुम इसे हीट दे रहे हो। गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो कौन सा रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा? बैक। जिसको हीट की जरूरत है वो फेवर हो जाएगा। फॉरवर्ड को हीट की जरूरत नहीं थी, वो फेवर नहीं होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। और जब बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। और टेम्परेचर घटाने पे वो प्रोसेस होगा जिसे हीट की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड प्रोसेस को हीट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या है? एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन किधर चली जाएगी? फॉरवर्ड। और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी अगर प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जो डिसोल्यूशन प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तभी परफेक्ट डिसीजन आएगा, नहीं तो परफेक्ट डिसीजन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखो, जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है उसका उल्टा क्या होगा? और जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है उसका उल्टा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया तो वो प्रोसेस होगा जिसे हीट चाहिए, यानी एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक नहीं होगा। और टेम्परेचर घटाया तो वो प्रोसेस होगा जिसे हीट नहीं चाहिए, यानी एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा। चक्कर आ गया? समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। एक अकेला मॉलिक्यूल हेडिंग बन के आ गया, इसका मतलब ये बहुत बवासीर टाइप का मॉलिक्यूल होगा, पक्का? ये एक विशेष तरह की हरकत दिखाता है। जब इसके सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के साथ ग्राफ खींचा वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिकों की बुद्धि थोड़ी हरी हो गई। क्या हो गई? वैज्ञानिकों की बुद्धि हरी हो गई। एक ऐसा ग्राफ जा रहा था और यहाँ जो टेम्परेचर आया वो कितना आया? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं 34 से पहले बात करूं, आप डिस्कनेक्ट होंगे, पूरा कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैं किससे पहले बात करूं? 34 से पहले बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है? वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है ना, ये देखो, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? यहाँ देखो, यहाँ कर दूं तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, बोलो। यानी कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हुई? बढ़ी। यानी कि प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसा है? ये फील हो रहा है या रट रहे हो भाई? अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही, इट मींस कि प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। और इधर जरा देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो, आगे टेम्परेचर बढ़ाया तब सॉल्युबिलिटी गिरने लगी कि नहीं गिरने लगी? तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? घटने लगी। यानी कि यहाँ प्रोसेस क्या हो गया? बहुत ही परमात्मा का एक तरह से चमत्कार है। ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है धरती पे, Na2SO4, जिसकी सॉल्युबिलिटी 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो एंडोथर्मिक होती है। आफ्टर 34 डिग्री सेंटीग्रेड उसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक बिहेवियर दिखाती है। समझ में आया? ठीक है, यहां हमने पढ़ लिया किसके बारे में? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे असली टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसके बारे में पढ़ेंगे? यहां से तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए मुझे, और उम्मीद करूंगा कि तुम खूब ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनोगे। प्यारे सरकार, देखिए, अगर हम गैस के सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछो कि अगर गैस पानी में न घुलता होता तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव कर पाती क्या? पानी के अंदर मेढक, मछली
ये सब जिंदा रह पाते क्या? जो भी जीव, कछुआ, जो भी जीव पानी के अंदर जीते हैं वो सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलो। परमात्मा ने उन्हें ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले सकते हैं। इन तुम मत लेने लगने, नहीं कहो देखो मैं भी व्यवस्था है कि नहीं। इंसान पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, उसको सांस लेना है तो उसको मुंह जो है पानी से बाहर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये एक्वेटिक लाइफ का एग्जिस्टेंस इस बात का एविडेंस है कि गैसेस पानी में घुलती हैं। पहली बात, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर गैसेस पानी में घुलती हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? नेचर ऑफ गैस देखा। क्या देखा हमने? नेचर ऑफ गैस देखा। मेरे प्यारे सरकार, नेचर ऑफ गैस में मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए कि SO3 है। क्या है? जैसे मान लीजिए CO2 है, जैसे मान लीजिए NH3 है। क्या है? तो ये गैसेस रिएक्टिव गैसेस हैं, ये रिएक्टिव है सॉल्वेंट के साथ। क्या है? रिएक्टिव विथ सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से सुनना, अगर इसको पानी में डालोगे तो ये पानी के साथ क्या बना लेता है? H2SO3, जो I4, हाँ ये 2 ले लो, SO2 ले लो, H2SO3 बना देगा। बोलो, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे S डबल बॉन्ड O, बोलो हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको जब तोड़ोगे तो किसमें टूटता है? 2H+, यही दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और SO3 पे -2। बोलो हाँ, पक्का? अगर यानी कि ये पानी के साथ रिएक्टिव है, तभी तो रिएक्ट कर लिया और ये बना दिया। देखो 2H+ और SO3 पे -2। अगर इसको देखें तो ये पानी के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड से आप परिचित हैं? वीक एसिड होता है। बोलो, ब्लड का pH लेवल कंट्रोल करने में इसका योगदान है। बफर, बोलो, बायो में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में और डेप्थ में पढ़ेंगे। अगर NH3 को कभी पानी में डाल दो तो NH3 अपना स्वरूप, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू NH4+ एंड OH मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, ये सबके सब पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, पानी को पाते ही उससे जुड़ जा रहे हैं। पानी से जुड़ जाना यानी पानी में घुल जाना। बोलो, तो जो रिएक्टिव गैसेस होती हैं उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। इसका मतलब रिएक्टिव विथ सॉल्वेंट जो होंगी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी को जरा एहसास करो, घुल जाना, मिल जाना। अगर कोई किसी से रिएक्ट कर दे रहा है यानी मिलने के लिए बेताब है ना। बोलो, बेहतर तरीके से मिल जा रहा होगा तभी तो रिएक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब कि जो रिएक्ट करती हैं सॉल्वेंट के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मैं आपको समझा पाया क्या? पक्का? ठीक है, आगे चलें। दूसरी बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर को एहसास कर सकते हो कई तरीके से, जैसे साइंटिफिक वे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं और बातचीत की भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं बातचीत के कम्युनिकेशन लैंग्वेज को यूज करूं, आप मान लीजिए कि एक इस तरह का हमारे पास व्यवस्था है, इसको आप नीचे से हीट कर रहे हैं, तो वर्षा जी इसको जितना गर्म करेंगी आप, इसमें उतना बबल फॉर्मेशन होगा। बबल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? उसमें से गैस बाहर निकल रही है। बोलो, तुमको लेके गया, तुमने मुझे पार्टी दी, तुम्हारे जेब से पैसा बाहर निकल रहा है, तो पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया? कम हुआ। कोई चीज अगर कहीं से निकल गई तो वो चीज वहां पे, ये कॉमन सेंस बोलता है। तो अगर यहां से गैस बाहर निकल गई, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस कहाँ निकल गई? बाहर। क्योंकि चंचल बबल फॉर्मेशन होता है। भाई बबल फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? बबल का बनना इस बात का प्रमाण है कि उसमें से क्या बाहर निकल रहा है? गैस। और जब गैस बाहर निकल गई, टेम्परेचर बढ़ाने पे बबल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? और बबल फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब गैस इन्वायरमेंट में डाई आउट हो रही है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? पक्का? ये देसी लैंग्वेज। बोलो, अब मैं तुम्हें टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर देता हूं। सपोज वी हैव अ लिक्विड
and we are adding any particular gas in this liquid. गैस जब पानी के अंदर पहुंचता है तो पानी जैसा हो जाता है, यानी कि और बेहतर लैंग्वेज यूज करता हूं, जब गैस पानी में चला जाता है तो गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी, आगे बोल दो, क्या कम हो जाती, क्योंकि वो उतना बढ़िया से, जितना बढ़िया से इन्वायरमेंट में घूम रहे थे पानी के अंदर, उतना बढ़िया से आवाज नहीं आई। यानी कि जब गैस की अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी K1 था और यहाँ घुल के काइनेटिक एनर्जी K2 हो गया, आई एम डैम श्योर कि K2 इज लेसर देन K1, मींस फाइनली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस when any particular gas is dissolved in any particular solvent. पक्का? And I am damn sure कि आप जानते होंगे कि kinetic energy of any ideal gas is the function of temperature only. Is the function of temperature. इसका मतलब अगर kinetic energy घट गया, kinetic energy अगर घट गया, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो गया। बोलो हाँ, पक्का? टेम्परेचर कम हो गया यानी कि टेम्परेचर गिर गया कि नहीं गिर गया? बोलो। तो जरा देखो, इसका मतलब कि जब तुम गैस प्लस सॉल्वेंट को मिला के क्या बनाते हो? सॉल्यूशन, तो हीट रिलीज होती है, तभी तो टेम्परेचर घटा। बोलो। और रिलीज होती है यानी प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। नहीं समझा? फिर से देखो, गैस कहाँ गई? पानी में। पानी में गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? कम। काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया यानी उसका टेम्परेचर गिर गया। टेम्परेचर गिर गया यानी उसने उसको हीट रिलीज किया, तभी तो टेम्परेचर गिरा होगा। नहीं समझा? यानी कि गैस का पानी में घुलने की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है। हाँ तो कह दो, या कुछ और मन में चल रहा है तो बोलो। कार्तिक भाई कुछ और चल रहा है? ठीक है, एक्सोथर्मिक है अगर, तब जरा देखो, सपोज वर्षा वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, देन बैकवर्ड विल बी एंड इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन व्हिच रिएक्शन विल बी फॉलोड मोस्ट? एक्सो और एंडो? रिएक्शन किधर जाएगी? ये सबको समझ गया? और बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी। देसी भाषा में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हुई थी? टेक्निकल लैंग्वेज में भी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम। यानी दोनों बातें सही हैं। इधर देख लो, टेम्परेचर कम कर दिया, वो प्रोसेस होगा जिसे हीट की जरूरत नहीं है। किसे हीट की जरूरत नहीं है? फॉरवर्ड। और सॉल्युबिलिटी क्या है? नहीं समझा? हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने उसका नेचर। अगर गैस रिएक्टिव टाइप का हुआ चेतन भाई, सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें क्या हो जाएगी? ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पीछे जो मैंने समझाया मेरे प्यारे सरकार, जैसे मान लो अमोनिया को मैंने पानी में डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी अमोनिया को अगर मैं एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दूं जिसमें Ag+ हो, तो ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कि क्या बोलते हैं इसको? टॉलेंस रिएजेंट। बोलो। ऑर्गेनिक में आएगा तो एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस अमोनिया का Ag कैटायन वाले सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी वाटर से भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है। नहीं समझा? इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। जानते रहो, जब कोई गैस किसी सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है तो वहां पे उस स्थिति में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? इसमें भी ये कह सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर गैसेस कहाँ ज्यादा घुलती हैं? पोलर से। बट कार्बन डाइऑक्साइड पोलर गैस नहीं है, फिर भी पोलर सॉल्वेंट में घुल रहा है, बिकॉज दिस गैस इज रिएक्टिंग विद दिस सॉल्वेंट। हाँ या ना? और नॉन पोलर गैसेस जैसे H2O2 N2 ये सब नॉन पोलर गैसेस हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट में कम घुलेंगी। नहीं समझा? नेचर में ये भी एक अर्थ निकाल सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक लगा दो। जैसे मान लो NH3 है, जैसे मान लो SO2 है। बोलो। इसको अगर हम कहाँ डालें? पानी में, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इन्हीं NH3 को और इन्हीं SO2 को
कहाँ डाल दें? CCl4 में, तो यहाँ सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? कम। बोलो, अगर मैं बात करूं O2 की, नॉन पोलर गैस है। N2 की नॉन पोलर गैस है। अगर मैं बात करूं H2 की, नॉन पोलर गैस है। Cl2 की नॉन पोलर गैस है। भाई 2 Cl में कभी चार्ज सेपरेशन हो पाएगा? ये समझते हो ना? तो इसको अगर तुमने पानी में डाल दिया, कहाँ डाल दिया? तो वहां सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और इसको अगर तुमने बेंजीन में डाल दिया तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। जो मैं नेचर कह रहा था वहां मेरा दो इच्छा थी कहने की। पहली इच्छा ये थी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, और दूसरी इच्छा ये भी बताना था कि अगर कोई गैस रिएक्टिव होता है तो भी उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर गैस है, बट उसकी वाटर में जो सॉल्बिलिटी वो क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि वो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। रस्टिंग होता है, रस्टिंग के लिए भी एसिड की जरूरत लगती है, तो इसी से बनता है वो। अगर ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो इन्वायरमेंट में तो किसी भी लोहे में कभी रस्टिंग हो ही ना। खाली पानी से रस्टिंग नहीं होता है, उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुल करके कार्बोनिक एसिड बना के H आयन क्रिएट करते हैं। आगे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अभी मोटे मोटे तौर पे जानते रहो कि रस्टिंग हो ही ना अगर क्या ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको परफेक्ट वे में समझ में आई होंगी। डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन? एनीवन? ठीक है, टेम्परेचर हो गया। अब पार्शियल प्रेशर। एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर दिस। ये है हेनरी लॉ। क्या है? हेनरी लॉ क्या कहता है जरा समझना अच्छे से। हेनरी लॉ में कुछ आइडियल थियरी मत बनाना, पहले मेरी इस घटना को देखना। मान लीजिए कि हमारे पास एक वाटर है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, बीच में गैस भरी हुई है और इस पिस्टन पर 5 किलो के 2 लोहे के टुकड़े रखे गए हैं। कितने कितने किलो के? 5 देखना मेरे बोलते समय तुम कहीं और न पहुंच जाना मानसिक रूप से, अदरवाइज चीजें समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। मैंने दोबारा सेम अरेंजमेंट में क्या कर दिया, मैंने वेट बढ़ा दिया। इस बार यहाँ 10 किलो का कर दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, और 10 किलो करने के लिए मुझे टांग ऊपर सर नीचे करने की जरूरत नहीं है, 5-5 किलो का 2 टुकड़ा और डाल दिया। समझे क्या? दोनों घटनाओं को गौरपूर्वक ऑब्जर्व करो। जब इस पे 5-5 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा रखा था, उस वक्त कुछ गैस इसमें घुसी रही होगी कि नहीं? क्योंकि बिल्कुल उस वाटर के सरफेस पे है कि नहीं? गैस रैंडम मोशन करके वाटर सरफेस पे टक्कर कर रहा होगा कि नहीं? जब टक्कर कर रहा होगा उसमें घुस रहा होगा कि नहीं? बोलो, अगर सारी गैस इसमें घुल जाती तो ये पिस्टन सड़क के पानी के ऊपर आ जाता, लेकिन क्योंकि पिस्टन सड़क के पानी के ऊपर नहीं आया, इसका मतलब पिस्टन और पानी के बीच में गैस मौजूद है। यानी कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। किसके किसके बीच? गैस प्लस वाटर गिव्स सॉल्यूशन। बोलो हाँ। कुछ गैस पानी, इसका क्या मतलब है? कुछ गैस पानी में घुली हुई है। मान लिया कि x मोल घुली हुई है। कितनी घुली हुई है? x मोल मान लो, x ग्राम मान लो, x मिलीग्राम मान लो, कुछ भी मान लो। अब जब मैंने वेट बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा ना इस पे। प्रेशर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम कोलिजन ज्यादा होने लगा होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा ताकत से टकराई होंगी कि नहीं? और जब ज्यादा ताकत से टकराई होंगी तो थोड़ी और गैस पानी में घुस गई होंगी कि नहीं? माना कि कितना है y। यहाँ भी एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा, गैस प्लस H2O गिव्स व्हाट? सॉल्यूशन। पक्का? अगर मैं तुमसे पूछूं कि x और y में कौन बड़ा है तो मुझे लगता है तुम दहाड़ के कह दोगे कि x बड़ा है। थैंक गॉड, आप कह दोगे कि y इज ग्रेटर देन x। यही है हेनरी लॉ। इसका मतलब तुम हेनरी लॉ पहले से जानते हो, केवल उसे मुझे तुम्हें सब्जेक्टिव लैंग्वेज में बताना है। हेनरी कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, रिपीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो कई सारी गैस हैं तो पार्शियल प्रेशर होगा, और सिर्फ गैस है तो प्रेशर होगा। बोलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से सुन लो, हेनरी कहता है
कि जब ये गैस इस लिक्विड पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी तब इस गैस का इस लिक्विड में जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा। इसी को देखो कैसे इंग्लिश में बोल के बहुत बड़ा खेल बनाने की कोशिश करता है कि solubility of any gas in any particular liquid is directly proportional to the pressure exerted by the gas on the surface of the this is Henry law। इसी को एनसीईआरटी ऐसे कहता है, मोल कहूं या मोल फ्रैक्शन कहूं कोई फर्क पड़ता है क्या? भाई इसका अंदर अगर मोल बढ़ेगा तो इसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि किसी चीज का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है? मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, जिसे आप टोटल मोल कह सकते हो। तो जब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसी को एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस in any particular solvent is directly proportional to partial pressure of gas exerted on the surface of the liquid। सबका मतलब एक है। आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ? पक्का? ठीक है, तो मैं बोलूं अमाउंट ऑफ एनी गैस, मैं बोलूं मोल्स ऑफ एनी गैस, मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सबका मतलब गैस के अमाउंट से है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या बन गया कि अमाउंट ऑफ एनी गैस या मोल ऑफ एनी गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इन एनी पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मैं समझा पाया? ठीक है, अब जरा देखो सरकार, कोई थियरी मत बनाना, कोई रूल मत बनाना, भगवान के लिए मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो। जैसे मैंने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर या प्रेशर, एक गैस है तो प्रेशर और एक से ज्यादा गैस है तो पार्शियल। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस applied on the surface of the liquid। या मैं ऐसे बोलूं, mole fraction of any gas is directly proportional to partial pressure of the gas applied on the surface of the liquid। कोई तकलीफ है? ठीक है, तो जरा गौर देखो, एनसीईआरटी मुझे कैसे लिखता है? P is directly proportional to X। कोई आफत आ गई क्या? बोलो। तो जरा देखो यहां से S किसके बराबर हो जाएगा? KH इंटू पी। यहां से P किसके बराबर हो जाएगा? KH इंटू X। कोई तकलीफ नहीं। अब जरा देखो यहां KH की यूनिट देखो, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती? मोल पर लीटर, और P की यूनिट क्या हो जाएगी? ATM। तो KH की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर ATM। यहां जरा देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM, और KH और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, तो यहां KH की यूनिट क्या हो गई? ऐसे हाथ करो, ऐसे करो। अगर मैं कसम खाता हूं कोई भी क्वेश्चन तब तक नहीं छूंगा जब तक KH की यूनिट ना देख लूं। कसम मत तोड़ना, क्योंकि कोई आइडेंटिकल रूल नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इधर देखो, अगर कहीं दिखा है KH की यूनिट मोलैलिटी पर किलोग्राम, सॉरी मोलैलिटी पर ATM, क्या लिखा है? तो ना तो ये वाला रूल लगेगा और ना तो ये वाला रूल लगेगा। अगर एनसीईआरटी रट के जाओगे और इसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। वहां क्या लिखना पड़ेगा? मोलैलिटी पर ATM कब आएगा? जब M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो, तो M क्या हो जाएगा? KH into P। Here M is the molality of that particular gas in that particular solvent। यानी कि रूल क्या होता है? भाड़ में जाए, हम उसको बना देंगे। हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए? यूनिट ऑफ KH पे होना चाहिए। नहीं समझा? तो हम जब तक KH की यूनिट नहीं देखेंगे तब तक हम किसी क्वेश्चन को हैंडल करने की गलती मिश्रा जी करेंगे नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक चीज और जानते रहना। पूछो क्या? 1 ATM जो है वो लगभग बराबर होता है 1 बार के 760 टॉर्क के और 760 mmHg के, और ये बराबर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल के, और ये बराबर हो जाएगा 14.51 PSI के। बोलो हाँ। और कुछ बचा?
हाँ ठीक है, समझ गए। ये प्रेशर का कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं तो तुम्हें इन क्वेश्चनों में 2 मिनट में वो धक्का दे देगा, फंसा देगा। पैनिक हो रहे हो या समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जरा इतनी चीज अगर समझ गए तो अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी है। क्या है? मोलैलिटी। हाँ, कुछ और चीजें बता देता हूँ, पूछो क्या क्या। KH इज इक्वल्स टू सॉरी P इज इक्वल्स टू क्या आया था? KH इंटू H। डिस्कनेक्ट मत होना, डिस्कनेक्ट हुए खेल खत्म। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि KH की वैल्यू क्या है? P अपॉन X। बोलो हाँ। अब कोई गैस अगर मिनिमम प्रेशर पे ज्यादा सॉल्युबल हो तभी तो अच्छी बात होगी। हाई प्रेशर पे तो हर कोई सॉल्युबल हो जाता है। कम से कम व्यवस्था में जो बच्चा अच्छा रिजल्ट दे वही तो खिलाड़ी कहा जाएगा। अधिकतम व्यवस्था में तो दुनिया में कोई भी रिजल्ट ले आ सकता है। बोलो पक्का ना? हाई प्रेशर पे तो कोई भी गैस घुल जाएगी, जो मिनिमम प्रेशर पे अगर कोई गैस घुले तब तो माना जाएगा ना उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है? अच्छी है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर प्रेशर के बगल में एक रेड कलर से ऐसे नीचे की तरफ लाइन खींच देता और मैं मान लेता कम से कम मैं जितना प्रेशर कर सका हूं कर दिया हूं। बोलो हाँ। अब जरा देखो यहां KH की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? X पे, यानी KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। अब जरा सावधानी पूर्वक फैसला करना, दांत मत दिखाना। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी गैस की घटती है। देसी स्टाइल से जानते हो, गर्म करोगे इसमें बबल बनेंगे, बबल बनेंगे तो गैस बाहर जा रहे हैं। और अगर सॉल्युबिलिटी गैस की घटेगी यानी कि उस सॉल्वेंट में से गैस का मोल कम हो गया। भाई अमाउंट कम हो गया यानी मोल कम हो गया। मोल इज काइंड ऑफ अमाउंट। पक्का? अगर मोल कम हो गया तो बताओ उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा कि नहीं? और जैसे ही मोल फ्रैक्शन कम हुआ वैसे KH की वैल्यू, यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो KH भी, यानी KH टेम्परेचर के क्या होता है? पक्का? उल्टा देखो, टेम्परेचर को घटाया सॉल्युबिलिटी तो X क्या हो जाएगा? X के बढ़ते तुम जानते हो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। ये बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर घटा तो KH भी, यानी ये जो मैंने लिखा दावे के साथ लिख सकता हूं, कोई मेरा हाथ पकड़ने की गलती नहीं कर सकता। पूछो हाँ कि ना? हाँ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा बताऊं? जैसे तुमसे कहेगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसकी जो KH की वैल्यू है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो 2 atm है, तो बताओ कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा 2.1, ऑप्शन नंबर 2 में देगा 1.5, ऑप्शन नंबर 3 में दे देगा 1 और ऑप्शन नंबर 4 में दे देगा जो है 2 ही रहेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर 70 से 90 हुआ ना, KH क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। केवल एक ही वैल्यू है जो 2 से बड़ी है, बाकी सारी वैल्यू 2 से क्या है? तो ये लॉजिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है इसमें। समझे क्या? अच्छे से बोलो। अब शुरू होगा न्यूमेरिकल का खेल। किसका खेल? तुम्हें रिलैक्स रहना है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना है, गारंटीड मैं तुमको सिखा दूंगा। देखते चलो, क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ग्राफ है, ध्यान पूर्वक देखें, ऑब्जर्व करें। कहता है वेरिएशन ऑफ KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट with temperature T is shown by 1 2 4। ये देखो फर्स्ट के लिए दिया है, बोलो हाँ। ये देखो थर्ड के लिए दिया है, ये देखो सेकंड के लिए दिया है, ये देखो फोर्थ के लिए है। पूछ रहा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज। मेरे प्यारे बच्चे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तुम जानते हो कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो केवल एक ग्राफ है ये फर्स्ट वाला जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से KH क्या हो रहा है? पक्का ना? बाकी एक में देखो पहले टेम्परेचर बढ़ने से KH बढ़ा फिर घट गया, और एक में तो लगातार घट ही रहा, एक में कांस्टेंट है, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल यही एक ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH की वैल्यू क्या हो रही है? दहाड़ के हाँ कह दीजिए, कितना परसेंट हाँ? तो व्हिच वन इज द करेक्ट ग्राफ? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ध्यान पूर्वक देखते चलें।
अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एन अनओपन्ड सोडा हैज एन एक्वस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू इतना मोलल। एक सोडा का बोतल है, सोडा जानते हो ना, जो कि खुला हुआ नहीं है, अनओपन्ड है, बोलो हाँ। कह रहा है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बहुत ध्यान दे लो बच्चों, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने मोलल है, 0.0408। अच्छा, कहता है 10 प्रेशर ऑफ CO2 गैस इन द कैन, ये जो बॉटल है, कैन मतलब बॉटल, उसके अंदर प्रेशर कितना होगा, KH की वैल्यू दिया है, ये देखो क्या दिया है, मोल पर किलोग्राम पर बार। अब NCERT वाले फॉर्मूले से आएगा ये? नहीं आएगा। तो तुमने क्या शपथ लिया था, किसी भी क्वेश्चन को तब तक नहीं सॉल्व करूंगा जब तक कि सर जी मैं KH की क्या ना देख लूं। तो KH की यूनिट क्या आई है, मोल पर किलोग्राम पर बार। मोल पर किलोग्राम को ही तो मोलैलिटी कहते हैं, इसको मैं मोलैलिटी अपॉन बार कह सकता। KH की यूनिट ये तभी आएगी जब फॉर्मूला ऐसा हो, M इक्वल्स टू P इंटू KH, तभी तो M अपॉन P आएगा। नहीं समझा? यहाँ तुम्हें अपने बुद्धि के बल पे ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा। चक्कर आ गया? क्या देखोगे, KH की अपने आप जान लोगे कि क्या फार्मूला है। ऐसा सेट करो कि सेम यूनिट आए। तो देखो मैंने वैसे सेट कर दिया, अब देखो तड़ से मेरा आंसर आ जाएगा। मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 0.0408। P पूछ रहा है, KH कितना दिया है, 0.034। बोलो हाँ। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो P कितना आ जाएगा, देखो 408 अपॉन 34 इंटू ये 10 की पावर -4 है, तो डेसिमल लग जाएगा। सीधे ऐसे कर दूं, क्या किया, समझे कि नहीं समझे? तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कि नहीं? तो सब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही है, तो तुम एग्जैक्टली सॉल्व कर लो इसको। 34 1 34, डेसिमल लगा दिया और 6 40 हो गया, 60। 34 1 34, क्योंकि 34 2 जा क्या हो जाएगा, 60 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 कितना 40.8 है ना, 1.41 के आसपास आ जाएगा। पक्का ना? 40.8 डिवाइड बाई 34 कितना दे रहा है? अरे ये देख लो, 40.8 है डिवाइडेड बाई 34, 1.2, तो 1.2 दे रहा है। अगर तो 1.2 के क्लोजेस्ट वैल्यू कौन है सबसे, 1.4। इसको टिक करो। तो वो 0 नहीं लेते तब आता है 1.41। अच्छा, कौन सा 0.048 लेते तब आता है वो मोलैलिटी उधर 0.048। हाँ 48 है तो उसको सिर्फ 48 ही लेते हैं, 0.048 बीच का 0 नहीं लेते। अच्छा कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, चलता है इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आपको बात समझ में आई? बात क्या यूज करना है आपको बात यूज करना है कि मैं कभी भी ट्रेडिशनल पैटर्न पे काम नहीं करूंगा, मैं फार्मूला रट के नहीं जाऊंगा, मैं KH की यूनिट देखते हुए फार्मूला बना दूंगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 बार। गिवन KH की वैल्यू कितना दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 इतना, मोल पर किलोग्राम पर बार दिया है। फिर वही सेम है कि नहीं, बोलो। तो पहले इसको समझना। मान लीजिए कि कहीं से एक ट्यूबवेल है, इसमें से फ्रेश वाटर स्ट्रीम गिर रही है, ठीक है, बोलो, पानी गिर रहा है। तो जब ये पानी गिरेगा तो बताओ एयर के कांटेक्ट में होगा कि नहीं होगा, आवाज आनी चाहिए, दहाड़ के। इक्विलिब्रियम विथ एयर कह रहा है, ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, एयर के, यानी कि एयर किसी रेट से इसमें घुस रहा है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को अटेन कर लिया, उसके बाद बाहर निकल जा रहा है। नहीं समझना? यानी गैस प्लस वाटर
गिव्स अ सॉल्यूशन। ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, लगातार पानी गिरेगा, लगातार एयर के साथ इक्विलिब्रियम में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। ये बात समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन को समझ लेना आधा सॉल्यूशन है। अब जरा देखो, हमसे कहता है कि बहुत ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम एंड एट 2 बार प्रेशर। मुझे एयर का प्रेशर दिया है कितना? 2 बार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अब आगे जरा देखना, हमसे क्या पूछ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ O2, और सारे आंसर किस में दिए हुए हैं? ग्राम पर किलोग्राम। यानी कि पहले हम किस में निकालेंगे उसको? मोल पर किलोग्राम, फिर उसको ग्राम पर किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो सबसे पहले ये बताओ, KH की अगर यूनिट ये है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल इंटू P। बोलो हाँ। अब पहले मोलेलिटी निकाल देते हैं। किसकी? गैस की। किसमें? पानी में। कौन से गैस की? ऑक्सीजन, ना कि एयर की। There is a big difference। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। There is a big difference between oxygen and air। तो जरा देखो, KH की वैल्यू कितना है जरा बोल दो खट से। 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर किलोग्राम पर बार, इंटू प्रेशर कितना है? 2 बार। ना लिखना नहीं, तुरंत गलत हो जाएगा। 2 बार एयर का प्रेशर है। एंड वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए तुम्हें डाल्टन्स लॉ मालूम होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, मुझे किसका पार्शियल प्रेशर चाहिए? ऑक्सीजन का, क्योंकि मुझे किसकी सॉल्बिलिटी चाहिए? ऑक्सीजन की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चे गलत कर देता है, वहां सीधे 2 पुट कर देता है। तो यहां जरा देखो, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन सेंटा बताएगा? ये कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा साइंस लिया है और 10वीं पास है तो उसे मालूम होना चाहिए कि हमारे एयर में कितना % ऑक्सीजन होता है। लगभग 20%। बोलो लगभग 20% ना? मानते हो कि नहीं मानते? तो अगर 20% है, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.2। और टोटल प्रेशर कितना है? 2। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आ गया? 1.4। चंचल ये जानती थी कि नहीं डाल्टन्स लॉ? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, सॉरी 0.4। चंचल ये जानती हो कि नहीं जानती हो? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके क्या निकाल सकते हैं? पार्शियल। अब हमको क्या मिल गया? यानी कि यहाँ 2 लिखे तो हमारा तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 0.2 लिखना पड़ेगा। 0.2 कहाँ से आया? मैंने बोला कि जो 10th पास किया हुआ साइंस का बच्चा होता है वो जानता है कि 79% के आसपास नाइट्रोजन होता है, 20% के आसपास उसमें ऑक्सीजन। जानता है वो ये बात, वो उसको कोई बताता नहीं है। मैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है एक स्टैंडर्ड लेक्चर डिलीवर करना। अब जरा देखें, यहाँ से ये किस में आ जाएगा? बार में। बार से बार क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मोलैलिटी कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 जा 0.4 क्या? मोल पर किलोग्राम। बट आंसर इज नॉट गिवन इन मोल पर किलोग्राम। तो ऑक्सीजन का मोल दिया है, ग्राम चाहिए, क्या करूं? दैट्स इट। तो ये क्या हो गया? 4 दूनी 8, 0.8 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास 32। तो ये क्या हो गया? ग्राम पर किलोग्राम। नहीं समझा? मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्राम में। तो ये डेटा हमें क्या दे देगा? ग्राम पर किलोग्राम। कितना आ गया? 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 1 25। बोलो हाँ। और इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर किलोग्राम। इज इट गिवन? यानी 2.56 इंटू 10 की पावर -2। क्या है? एक सेकेंड, कुछ गलत लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, रुके। प्रेशर ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर स्टीम इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 बार। हाँ ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार। 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 0.4 हो गया, नहीं सही है ये, कोई इसमें शक शोभा वाली बात नहीं। कितना हो गया? 2.56 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। बोलो 25.6 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा था, वो किसके बराबर हो जाएगा? 2. पक्का ना? ठीक है। अगर
व्हाट इज द, एक बार चेक कर लें, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर स्टीम इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट 30, हाँ ठीक है, एयर के साथ इक्विलिब्रियम में है तो कभी भी एयर का प्रेशर नहीं ले सकते। ये सिंगेज का क्वेश्चन है, मिस्टेक भी हो सकता है उसमें, मुझे याद है ये सिंगेज का। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर इसको हम पूरा का पूरा 2 बार ले लेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, बोलो। और अगर 4 हो जाएगा तो 4 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, 128, बोलो हाँ। वो भी आंसर में नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। एक आंसर उसका कुछ इस तरह से रहेगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यही सेम आंसर है 2.56 × 10⁻²। जानते रहे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पहले लेक्चर में थके ना, देखिए अब यहाँ पे जो हड़बड़ी में बैठा होगा वो किस तरह की गलती करेगा मैं बता दूं। किसकी सॉल्बिलिटी निकालना है ये टारगेटेड रहना चाहिए, और जिसकी सॉल्बिलिटी निकालोगे उसका प्रेशर चाहिए। एयर का प्रेशर नहीं चाहिए मुझे यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए। एयर का प्रेशर लेके मैं क्या करूंगा, मुझे किसका प्रेशर चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो दहाड़ के बोलो हाँ, ठीक है। तो देखो एयर के प्रेशर को जब हम ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसका प्रेशर आ जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि डाल्टन्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। बोलो अरे इसमें कोई डाउट ना रखना, जो हमने लिख दिया वही सही होता है, उसमें कोई दो राय मत रखना। वो बुक में मुझे मालूम भी 1-2 क्वेश्चन में सिंगेज में गलतियां हैं, A to Z का क्वेश्चन है, चाहे तो चेक कर लेना, मैं भेज दूंगा आपको। इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। ध्यान से, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सिस्टम इज इतना ATM, thus द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO गैस इज। गौर पूर्वक देखो कौन घुल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलो हाँ। किस में घुल रही है, पानी में घुल रही है, बोलो हाँ। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या प्रेशर है, और KH की क्या यूनिट दी है, बस तुम समझ गए, P = KH × F। ये नहीं समझे, यही एक एक्सप्रेशन है जिसमें KH की यूनिट क्या आती है, ATM। पक्का बेटा, बस खटाखट वैल्यू पुट कर दो। KH की वैल्यू कितनी है, 6.2 × 10⁴ ATM, और X हमको चाहिए, किसका X चाहिए, कार्बन मोनो, किस में चाहिए, पानी, और हमको पार्शियल प्रेशर उसका दिया है 0.020, बोलो हाँ। तो X ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, 0.020 अपॉन 6.2, बोलो हाँ। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻, पक्का ना। अच्छा ये एक डिजिट इधर अगर X कार्बन मोनोऑक्साइड लिखूं और इसको 20 कर दूं, बोलो तो ये 10⁻ क्या हो जाएगा, और अपॉन में 6.2 हो गया, छतरी कठा 3.22 × 10। ये सेकंड इज द राइट आंसर। समझने में कोई असुविधा हुई आपको, किसी को भी? अगला क्वेश्चन कहता है द सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान पूर्वक देखें, इन वाटर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। देखो एक बाल्टी में पानी ले लो, इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दो, यानी कि खुला करके कहीं रख दो, बाहर रोड पे रख दो। तो अगर खुला हुआ बाल्टी का पानी रोड पे रख दोगे तो वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपरी सतह पर लगातार एयर कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं, दहाड़ के आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अब जरा आगे की बात पढ़ना, कहता है कि when the partial pressure is इतना mm is इतना mm is क्या करें, और the partial pressure is इतना, तो इतना मोल, ठीक है। इट्स सॉल्बिलिटी, अच्छा ठीक, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इतने पार्शियल प्रेशर पर सॉल्बिलिटी कितना दिया है, तो इतने पे पूछ रहा है, बोलो ये तो बहुत आसान हो गया। तुम जानते हो कि सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो S1/S2 क्या हो जाएगा,
पहले सॉल्बिलिटी कितनी है 5.3 इंटू 10 की पावर -4, बाद में पूछ रहा है पहले प्रेशर कितना था 593, बाद में कितना हो गया 760। यहाँ S2 नहीं आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5.3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 760 अपॉन ये वैल्यू 1 से जस्ट बढ़ाएगा, बोलो पक्का। तो 5.3 से जस्ट बड़ी वैल्यू आएगी, 5.3 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है 6.2। नहीं समझा कैसे किया, अरे ये 760 अपॉन 593 1 से बड़ा आएगा ना, और जब तुम 5.3 में 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी 5.3 से जस्ट बड़ी आएगी, मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर -4 ही रहेगा, 6.8 इंटू 10 की पावर -4। नहीं समझा अच्छे से, छोटी सी बात है, कोई बहुत दम है इसमें नहीं है। देखो क्वेश्चन से हम भाग नहीं सकते क्योंकि हमारे मेन एग्जाम में क्या आने वाला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है H2S गैस है, कौन गैस है, इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, चलो अब तो सिलेबस में भी आ गया है, ऑफ एन इनऑर्गेनिक कैटायन, ठीक है। इट्स सॉल्बिलिटी इन वाटर एट STP इतना मोल पर किलोग्राम, सॉल्बिलिटी दी हुई है, बोलो। 10 हेनरी लॉ कांस्टेंट इन ATM मोलल इनवर्स, देखो भारी बात पूछ लिया कि नहीं, KH की यूनिट क्या दे दिया ATM और पर मोलल, ये तभी हो सकता है जब लिखो क्या P इज इक्वल्स टू KH इंटू M, कुछ और लिखोगे तो ये नहीं आएगा। यहां से सिद्ध होता है कि ऐसे क्वेश्चनों को NCERT के भरोसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो फूल्स पैराडाइज में जीने के बजाय हम एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप करेंगे, मेहनत किया जाएगा और चीजों को बेहतर वे में सीखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर P इज इक्वल्स टू KH इंटू M लिख दूं तो जरा बताओ कि हमको इट्स सॉल्बिलिटी कितना, वाटर एट STP इतना दिया है 10 हेनरी, ठीक है। सॉल्बिलिटी यानी कि M की वैल्यू दिया है, बोलो 0.195, बोलो हाँ, मोल पर किलोग्राम, और P की वैल्यू नहीं दिया है, STP कह रहा है ना बे। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 ATM, तो यहाँ क्या पुट कर दूंगा 1 ATM, तो KH कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.195, राउंड ऑफ कर दूं 1 अपॉन 0.2 लिख दूं, इसको काट दिया तो ये 0 हो गया, तो 5 10 5 के आसपास आंसर आ जाएगा। समस्या हो गई, बहुत बड़ी बात है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन जब थियरी को मैनर्ड वे में समझा गया हो तो बहुत छोटी बात है। थियरी को रटा गया हो, थियरी को एहसास ना किया गया हो तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आदमी एक ही चीज जानता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। और आप देखिए ये कोई मैं अलग से नहीं लेके आया हूँ, ये अच्छी किताबों से क्वेश्चन है, अच्छे मॉड्यूल से क्वेश्चन है, जिन्हें सेलेक्ट करके आपके लिए ले आया हूँ। आगे देखें ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, काफी प्यारा क्वेश्चन है, ये रेजोनेंस के मॉड्यूल में दिया गया है क्वेश्चन। कहता है ए गैस X प्रेजेंट विथ सैचुरेटेड वाटर वेपर, एक गैस है, जो गैस किसके साथ है, वाटर वेपर के साथ सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब इस गैस को उस वेपर में जितना घुलना था घुल गया, अब और गैस घुल नहीं सकता, पक्का, ठीक है। आगे कहता है बच्चों, ओवर वाटर लिक्विड एट द टोटल प्रेशर ऑफ 1.5 ATM, यानी ये गैस जो टोटल प्रेशर लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट द सेम टेम्परेचर इज 0.5, ठीक है। थोड़ा और अच्छे समझाना पड़ेगा। एक वाटर है, इसके ऊपर एक गैस है, डिस्कनेक्ट मत होना, नहीं तुम सोचो सर इधर बहुत बच्चे होते, मैं इधर करके लिखने लगा वापस बात करने लगे। तो प्यारे सरकार मैं इतना बता दूं कि ये वक्त एक बार हाथ से चला गया अगर, तो सब कुछ वापस ले आ लोगे, वक्त नहीं ले आ पाओगे। हर दिन आपका इम्पॉर्टेंट है, मेरे को कोई कुत्ता नहीं काटा है जो मैं एक ही टॉपिक पे इतना बोल रहा हूँ।
केवल इतना उद्देश्य है कि आपको खूब मजबूत कर दूं, कि नहीं? तो देखते चले, सुनते चले। कह रहा है इसके ऊपर एक वाटर वेपर है। क्या है? जो सेचुरेटेड है किसके साथ? X के साथ, यानी इसमें X प्लस वाटर वेपर दोनों चीजें हैं। बोलो। कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो वाटर वेपर लगा है 1.5 ATM लगा रहा है। बोलो हाँ। आवाज नहीं आई। उसमें जो वाटर का हिस्सा है वो 0.5 है। बोलो। मान लो हम दोनों लोग गए, 10,000 रुपये खर्च किया, 8,000 मैंने किया, तो ये कितना किया? बस वही यहाँ कर दो। टोटल प्रेशर इसकी वजह से है, वाटर वेपर का कितना है? तो x का कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस 0.5, 1 ATM। यानी गैस ने कितना प्रेशर लगाया? 1। एनी प्रॉब्लम? पहला इंपॉर्टेंट बात। आगे कहता है वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट सेम टेम्परेचर इज इतना, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस X इन टर्म्स ऑफ मोल्स इन 10 मोल ऑफ वाटर? तो हमसे कह रहा है इस X की क्या सॉल्बिलिटी होगी? किसमें? पानी में। कितने मोल पानी में? और सॉल्बिलिटी भी किसमें बताओ? मोल में। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लिख दो P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। बोलो हाँ। तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल्स ऑफ X अपॉन मोल्स ऑफ X प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बोलो हाँ। दहाड़ के बोलो हाँ। अब जरा देखो P यहाँ क्या पी लूं? 1.5 लूं कि 0.5 लूं कि 1 लूं? हाँ। किसकी सॉल्बिलिटी निकाल रहे हो? तो किसके द्वारा लगाया गया प्रेशर लोगे? पक्का ना? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी यहाँ प्रेशर कितना लोगे? 180। KH की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। हाँ, K तुम्हें स्लोप दिया है। देखो क्या दिया है। अब इधर देखो, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींचा है। P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, Y इज इक्वल्स टू, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? KH। और यूनिट क्या है? टॉर। क्या है? 38 इंटू 10 की पावर 5 टॉर। अब प्रेशर तुमने ATM में लिया और ये 38 इंटू 10 की पावर 5 क्या ले दिए? टॉर ले लिए। तो बैंड बच जाएगी। एक तरफ प्रेशर ATM में है और दूसरी तरफ प्रेशर, तो हमारा आदमी तो ATM को टॉर में बदलना जानता है नहीं जानता? किससे मल्टीप्लाई कर देगा? 760 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये ATM किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। आवाज नहीं आई। अब बताओ, वो रिलेशन जो नहीं जानता वो यहीं अटक जाता कि नहीं? अब हमको क्या चाहिए? ये मोल्स ऑफ X, बोलो, अपॉन यहाँ नीचे क्या लिख देंगे? मोल्स ऑफ X प्लस मोल्स ऑफ वाटर। KH की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बोलो। KH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो लल्ला X की वैल्यू बहुत कम है। दिमाग लगाना पड़ेगा। सुन रहे हो मुझे या वेट कर रहे हो कितनी जल्दी जाएं? सुन रहे हो? अगर KH की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो X की वैल्यू बहुत, अगर X की वैल्यू बहुत कम है यानी गैस का पानी में जो मोल फ्रैक्शन है वो बहुत, मोल फ्रैक्शन कम है, इसका मतलब मोल कम है। बोलो हाँ। मोल कम है यानी उसकी सॉल्बिलिटी कम है। ये दिमाग के दम पे फैसला करना पड़ेगा। फिर से सुन लो, KH की वैल्यू ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? KH की बहुत ज्यादा वैल्यू X को बहुत कम कर देगी। X है मोल फ्रैक्शन ऑफ X इन वाटर। मोल फ्रैक्शन कम हुआ यानी उसके मोल कम हुए, उसके मोल कम हुए यानी उसकी सॉल्बिलिटी कम हुई। यानी कि हम इस दोनों के सम को, मोल्स ऑफ X प्लस मोल्स ऑफ वाटर को लगभग बराबर मोल्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी चीज में बहुत छोटी सी चीज जोड़ दी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं। और हम जान चुके हैं कि गैस का मोल बहुत कम है, इसलिए मैं इसको किसके बराबर लिख दूंगा? मोल्स ऑफ वाटर, जो कि कितना है? 10। यानी यहाँ बेस में कितना आ जाएगा? 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने ट्रिक लगाया समझ में आया होगा। प्राची समझा क्या? पक्का समझा? ठीक है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ X। वही तो हमसे पूछ रहा है और वही आंसर हो जाएगा बच्चों। सॉल्व कर दूं? 760 अपॉन 38 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और ये ऊपर 10 आ जाएगा। बोलो, ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ X। तो ये 38 दूनी 76 होता है, 20 हो गया ये, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल। दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नहीं दिया है तो आंसर ये होगा। नहीं समझे? बहुत टॉप का क्वेश्चन है।
नहीं तो मोल से तो इजी है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसकी थियरी अभी चैप्टर शुरू हो रहा है ना, अभी चैप्टर क्या हो रहा है, शुरू। इसका ये मतलब नहीं ऐसा ही है, ये समझा कि चक्कर आ गया। इसमें सबसे ट्रिकी फैसला कितनी जगहों पे है, 3 जगहों पे। पहला कि राजा धीराज जो लोग होते हैं वो क्या किसका प्रेशर कोई मतलब नहीं, पेल दिए आंसर निकाल दिए, तो उनको ये मालूम होना चाहिए एक्स का प्रेशर निकालना है। तुम्हें सैचुरेटेड वाटर वेपर का प्रेशर दिया है और वाटर वेपर का प्रेशर दिया है, तो सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर एक्स से सैचुरेटेड है, उसमें जब हम वाटर का वेपर प्रेशर घटा देंगे तो हमें किसका वेपर प्रेशर मिल जाएगा, एक्स का। पहला इंपॉर्टेंट, यहीं आधे लोग यहीं धाराशाही हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप, यहाँ एटीएम दे देगा, वहाँ टॉर्क। अब कन्वर्जन नहीं जानता रहेगा बच्चा, वहाँ फंस जाएगा। उसके बाद तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, केएच की वैल्यू दी नहीं है, ग्राफ से निकालना पड़ेगा। जब वो निकाल भी लेगा केएच की वैल्यू तो वो यहाँ मैथमेटिकल लोचे में फंस जाएगा। वो एनएक्स को अगर नेग्लेक्ट नहीं किया तो बहुत लंबा चौड़ा गूढ़ा भाग में फंस जाएगा कि नहीं, और उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। उसको एनएक्स को NH2O के कंपेयर में नेग्लेक्ट करना है। ये बात उसके आत्मा में कैसे आएगी, जब वो ये देखेगा केएच की वैल्यू बहुत तो एक्स की वैल्यू बहुत कम, तो जब गैस का मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो उसके मोल भी वो मोल कम हो गए, यानी सॉल्बिलिटी बहुत, यानी कि गैस के मोल बहुत कम हैं। तो बहुत 10 की तुलना में बहुत कम होंगे, तो 10 प्लस बहुत कम लगभग 10। अब तो हाँ कह, ये 3 चेक पॉइंट थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। एकदम से हवाई इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। मिश्रा जी कहाँ खो गए? आगे जो है अगर हम लोग देखें तो हाँ, कौन सा वाला, ये फिर से बता देता हूँ, इधर देखो। आप पहला लेक्चर है ना ये, ज्यादा रस निकाल दिया क्या मैंने तुम्हारा? मैं तो निकालता हूँ भाई, वो मेरी आदत का हिस्सा है। मतलब रिगोरस प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ माय टीचिंग स्टाइल। जबरदस्त प्रैक्टिस लेना वो मेरा स्टाइल का पार्ट है। देखो, अगर एक पानी का कंटेनर है, बोलो हाँ, इस पानी के कंटेनर के ऊपर इस पानी का वेपर है और साथ साथ ये वेपर किसी गैस X से सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस उस वेपर में घुलना था वो घुल गया, अब और घुलेगा नहीं। इस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का जो प्रेशर है 1.5 ATM है और जो वाटर वेपर का प्रेशर है वो 0.5 है, तो गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा? दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट वेयर यू कैन डिड अ ग्रेट मिस्टेक। इज इट क्लियर? सेकंड में आप क्या गलती करोगे, आप जो है एटीएम और टॉर्क में कन्वर्जन नहीं जानते रहोगे। थर्ड में आप क्या गलती करोगे, केएच की वैल्यू आप पकड़ नहीं पाओगे, और केएच की वैल्यू अगर पकड़ लोगे तो फोर्थ गलती क्या कर दोगे इसी क्वेश्चन में कि नेग्लेक्ट नहीं करोगे और लंबे मैथमेटिकल जाल में खुद को फंसा लोगे। ऐसी स्थिति में आप जो है आंसर तो शायद ले आ दो, लेकिन वो ना लाने से बेहतर रहता, मतलब छोड़ देते उससे भी बेहतर रहता। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर केएच की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन बहुत कम होगा, और अगर मोल फ्रैक्शन बहुत कम है तो इसका मतलब है कि मोल कम है, क्योंकि बिना मोल कम हुए मोल फ्रैक्शन कम नहीं हो सकता। मोल कम है यानी सॉल्बिलिटी कम है, यानी वाटर के मोल की तुलना में हम गैस के मोल को क्या कर सकते हैं, नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू। कांस्टेंट फॉर O2 डिसॉल्व इन वाटर इज इतना ATM, यानी कि ऑक्सीजन के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, कुछ बोलोगे? 4.34 इंटू 10⁴ ATM दिया। कहता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.4 ATM। किसका पार्शियल प्रेशर दिया है? ऑक्सीजन। किसमें? एयर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, मोलरिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज इक्विलिब्रियम, ये इज होना चाहिए, विथ एयर। तो पहले मैं समझा देता हूं। हमारे पास एक पानी का बोतल है जिसमें एयर इसके कांटेक्ट में है। तो जब एयर पानी के कांटेक्ट में होगा तो एयर पानी में घुलेगा। एयर पानी में घुलेगा तो एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है।
तो ऑक्सीजन भी पानी में घुलेगी। इस एयर में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0.4 atm के बराबर। और ऑक्सीजन के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट KH ऑफ O2 कितना दिया हुआ है? 4.34 into 10 की पावर 4 atm। कहता है इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना, ठीक है, तो कैलकुलेट द, ठीक है, आ जाओ इधर देखो, हमसे पूछ रहा है कि क्या निकालो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, बोलो। और चलो देखते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स लगेगा, क्योंकि KH की यूनिट क्या है? P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.4। KH कितना दिया है? 4 इंटू 10 की पावर 4 और इंटू क्या आ जाएगा? x। अब हमको x कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 अपॉन 4.34, ऊपर गया तो 10 की पावर क्या हो गया? -4। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बट हमको मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें कंसंट्रेशन किसके टर्म में चाहिए? मोलैरिटी के टर्म में चाहिए। बोलो। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन मालूम है ऑक्सीजन का, तो क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बोलो हाँ। यहां से हमको अगर देखें तो मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन है वो वाटर के कंपेयर में काफी कम होगा। रीजन मैं बता देता हूं, जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो एक नॉन पोलर गैस है और जो तुम्हारा वाटर है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर गैस का जो अमाउंट होगा बच्चों वो काफी कम होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। सेम तरह की गैसें आपस में दूसरे को घोल मतलब सेम तरह का सॉल्वेंट आपस में सेम तरह की गैसों को घोल सकता है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर गैसों की सॉल्बिलिटी क्या होगी? थोड़ी ज्यादा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यानी कि अगर मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करना चाहूं इन कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर, तो कोई मुझे रोक नहीं सकता और मैं लिख दूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन is approximately equals to moles of water upon moles of oxygen upon moles of water। पक्का? कितना %? ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि कितने मोल वाटर में कितने मोल ऑक्सीजन है। वाटर की डेंसिटी जानते हैं, मोल पता है तो वाटर का मास आ जाएगा मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, और अगर वाटर का मास आ जाएगा तो वाटर की डेंसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। बोलो हाँ। और जब वाटर की डेंसिटी आ जाएगी तो हम उससे अप्रोक्सीमेट लीटर में बदल के क्या निकाल सकते हैं? नहीं, डेंसिटी आ गई तो 1 ग्राम पर ml है, जो मास होगा वही वॉल्यूम होगा। बोलो। तो उसको लीटर में बदल के क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी। यानी कि अगर हम यहाँ कहें कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है, बिना सॉल्व किए बताओ, 0.4 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर, इसको नीचे ले आ दो तो 10 की पावर +4 हो जाए। बोलो हाँ। दहाड़ के बोलो हाँ। पक्का? ये किसके बराबर हो गया? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि 0.4 मोल ऑक्सीजन का मौजूद है इतने मोल वाटर में। आवाज नहीं आई? पक्का? अब अगर हमें वाटर का मोल मालूम है तो मास नहीं आ सकता। कैसे आएगा? मोलर मास से। तो इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। क्या कह सकते हैं जरा देखिए, सतर्क रहना, सावधान रहना। ठीक है, अगर हमको इतनी बात पता लग गई तो मैं ये मोल को मास में बदल सकता हूं ना। तो ऊपर मोल ही रहने दो, NO2, और नीचे क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर। तो NO2 कितना बोल जरा? 0.4 बोल मेरे शेर। पक्का ना? और मास ये मोल दिया है ना, मास से ये क्या कर दूं? 4.34 इंटू 18 इंटू 10 की कितना %? जो वाटर का मास होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml।
कोई बच्चा कह दे कि सर उसमें ऑक्सीजन चला गया, डेंसिटी बदल जाना चाहिए, तो जरा देखो कितना ऑक्सीजन गया है, इतने मोल में इतना मोल। बोलो है कोई जिसे मैं 10,000 घूसा मारूं वो मुझे 0.4 घूसा मारे? शाम को खटिए पे उठा के जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि 0.4 10,000 के कंपेयर में छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा है मेरे शेरों। यानी ऊपर वाली वैल्यू पानी में घुल के भी पानी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो जब देखो हमें ग्राम मिल गया, तो दिस ग्राम इज एक्चुअली ml, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। जितना ग्राम उतना ml, हाँ या ना? कितना परसेंट? हाँ, पक्का? ठीक है, तो ये ml में वॉल्यूम हो गया। यानी अगर मुझे लिखा हो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो वो भी तो यही होगा ना, 0.4 अपॉन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। और अगर मुझे निकालना हो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो नीचे वाली वैल्यू को 1000 से क्या कर देना पड़ेगा? डिवाइड। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 10 की पावर 4 10 की पावर 2 में बदल जाएगा। बोलो हाँ। तो कितना आ जाएगा? 4.34 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 2। दिस इज द मोलैरिटी। पावर 1 हो जाएगा ना? 1000, सॉरी 10 की पावर 1 हो जाएगा, सॉरी दीदी। पक्का? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बच्चा यहां के बाद नहीं सोच पाता है कि सर मैं भी बच्चा हूं, सर मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं। अबे तुम टेंशन ना लो बे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कब आ गए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन पा गए, क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल करते ही मेरे को पता लगा कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर गैस है, उसकी सॉल्बिलिटी वाटर में कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। यानी कि मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को मोल्स ऑफ वाटर के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर दूं, कोई बच्चा मुझे कुछ नहीं कह सकता, वो मुझसे कुछ पूछ भी नहीं सकता, उसे मानना ही पड़ेगा इस बात को। मैंने इसको खट से नेग्लेक्ट किया, फिर भी आगे आगे दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैंने देखा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ वाटर मिला है। बोलो, अरे तुमको सबको मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जान दे करके पढ़ाया है, इतना प्रैक्टिस लिया है जिससे ज्यादा संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां तुम तुरंत जान लो कि मोल को मास में बदल सकता हूं, मेरे सर ने सिखाया है, मल्टीप्लाई बाय। फट से मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोलर मास से। तो देखो मास आ गया, देखो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। बोलो हाँ। अब मास ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर एक ही होता है, पक्का? क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, हाँ या ना? तो मुझे वॉल्यूम मिल गया। मैं जानता हूं कि मुझे वो मोलरिटी पूछ रहा है वो बदमाश, तो वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो मैंने उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में बदल दिया, आंसर आ गया। आप नाराज हो गए क्या? पक्का? कितना परसेंट पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सोचते चलेंगे तो समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। किसी गैस की किसी लिक्विड में जो सॉल्बिलिटी होती है, मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, बोलो हाँ, इसमें हम लोग एक गैस घोल रहे हैं, बोलो हाँ। हमें क्या पता करना है? गैस की सॉल्बिलिटी। किसमें? लिक्विड में। तो देखो कहता है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। नो, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे बबल फॉर्मेशन होता है ना। किसी भी लिक्विड को गर्म करो तो उसमें बुलबुले बनते हैं कि नहीं? बुलबुला कौन है? बाहर निकल रही है तभी तो बुलबुले बन रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी लिक्विड में से गैस बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो लिक्विड का गैस में अमाउंट कम हो जाएगा। नहीं समझा? ठीक है, अब जरा देखो मेरे शेरों, यहां से हम कह सकते हैं कि तो गलत बात है, प्रेशर तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन टेम्परेचर ज्यादा। दूसरे में कहता है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन, ये क्या लिखा है? अच्छा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी गलत है। आगे क्या था? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, यही सही। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होना चाहिए, जितना ज्यादा। इसलिए देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह को धूप में नहीं रखा जाता है, हमेशा डार्क प्लेसेस पे रखा जाता है, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर पे गैस भरी रहती है। नहीं समझा? ठीक है भाई, बहुत तगड़ा बॉटल लाए हुए हैं तो नहाने के भी काम आ सकता है। देखिए जरा, इधर लाओ, देखे तो पास करो भाई। ये बॉटल है कि बॉटाला है? कितना बड़ा बॉटल, ये तो नहाने के भी काम आ सकता है भाई। तो तुम्हें ऐसे सिम्टम तो नहीं आए नाक में पानी खत्म हो गया? तो इससे अच्छा मैं इसमें रख लेता हूँ।
कुछ ज्यादा ही बड़ा, लाओ चेक करता हूँ। वाओ, जूठा करके पीना पड़ेगा। ओ कई सारे बॉटल हैं ऐसे तो। देना मेरा इसमें भाई कितना 10 लीटर आता है इसमें? 2 लीटर। थैंक गॉड। इसका लुक जबरदस्त है। लेकिन चलो मेरे शेरों आगे आ जाओ। ये देखो एक ग्राफ दिया है तुमको। क्या दिया है? कहता है which of the following curve represent हेनरी लॉ। अच्छा, ये ग्राफ m और p के बीच बना है, ठीक है, यानी मोलैरिटी और प्रेशर। अब देखो तुम तो उसके लिए नए नहीं हो ना, तो दुनिया तो सिर्फ यही जानती है P इज इक्वल टू KH इंटू M। तुमको मैंने लल्ला M इक्वल टू P इंटू KH पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बोलो। तो यहां से अगर मैं लॉग ले दूं तो लॉग M इज इक्वल टू लॉग P इंटू KH। अब जानते हो लॉग M इंटू N की प्रॉपर्टी, लॉग P प्लस ये किसके बराबर हो गया? लॉग M के। समझ ला का हमने इसको भाग्स बना दिया। क्या बना दिया? भाग्स। ये हो गया y इज इक्वल टू पक्का x एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है? log p। और y एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है? log m। यानी m की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। tan थीटा 1 45 डिग्री। तो y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ ऐसा जाता है कोई? नहीं सर। क्या नहीं सर बे? इंटरसेप्ट आहे ना, इकडे बघा। पक्का ना? नॉट अ बिग डील, नॉर्मल सा क्वेश्चन। बोलो 11 देखो। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन। ये तो कुछ ज्यादा ही सड़ा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, some of the following gases are soluble in water due to formation of their ion। कौन कौन पानी में अपना आयन बनने की वजह से सॉल्युबल होता है? CO2 को जब मेरे ललन पानी में डालेंगे तो H प्लस HCO3 माइनस बना लेगा। बोलो हाँ। अगर सरकार हमारे NH3 को पानी में डालेंगी तो NH4 प्लस OH आयन बना लेगा। अगर मीथेन को डालेंगे कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन को डालेंगे कुछ नहीं होगा, HCl को डालेंगे तो H प्लस। तो किन किन लोगों ने अपने आयन बनाए? CO2 ने, अमोनिया ने, HCl। क्योंकि ये पोलर है ना ऑलमोस्ट, और ये रिएक्टिव है। बोलो मीथेन कुछ नहीं करेगा, ऑलमोस्ट नॉन पोलर और नॉन रिएक्टिव, और ये भी नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव। नहीं समझे? थियरी में कराया था कि नहीं कराया था? तो क्या आंसर हो गया? अच्छा, वाटर इज ओके, सॉरी। सॉल्युबल पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 1 2 3। इनसॉल्युबल पूछा तो पक्का? ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर व्हेन इट्स पार्शियल प्रेशर इज इतना एंड इतना। हो चुका है? हो चुका है क्वेश्चन, हो चुका है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, हाँ ये भी हो चुका है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर्क पार्शियल प्रेशर इज इतना। द सॉल्युबिलिटी एट, हो चुका है ना, ऐसा क्वेश्चन हुआ है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू, कर दोगे? नेक्स्ट, when a liquid that is miscible with water immiscible with water was steam distilled at इतना डिग्री सेंटीग्रेड at total pressure इतना टॉर्क, the distillate contains इतना ग्राम ऑफ लिक्विड पर ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है ये, अभी आगे नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ। तो अब हमने आपको इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करा दिया है कल आज मिलाकर के। कल का टॉपिक था, फिनिश कर रहा था कि इससे ज्यादा और कुछ इस पे बोलूं तो जो है भगवान नाराज हो जाएगा कि कितना बोल रहे हो भाई, इतने समझ में आ जाना चाहिए। तो इतने पे आपको अगर समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, तो अब आगे आपसे कुछ कह रहा है, जरा देखो क्या कह रहा है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के नियम
100% सही नहीं है, इसके कुछ अपने लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि प्रेशर शुड नॉट बी मैक्सिमम एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी मिनिमम। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दो और टेम्परेचर बहुत कम कर दो तो दुनिया की सभी गैसेस लिक्विड में हाईली सॉल्युबल हो जाएंगी। बोलो, तो कह रहा है ऐसा कंडीशन ना कर दो, क्योंकि इस कंडीशन पे जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट नहीं आएगा। आगे कह रहा है गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड, यानी कि हेनरी लॉ उन गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है जो लिक्विड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे कहता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या कहता है? तो पहला क्या लिखा है कि एरेटेड ड्रिंक्स आर पैक्ड एंड केप्ट इन कूल कंडीशन। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक मतलब समझते हो, वो सारे ड्रिंक जिसमें हाई प्रेशर पे गैस भरा हो, कोका कोला ही नहीं, बियर की बोतल भी, बियर की बोतल ही नहीं, सोडा की भी बोतल, तो वो सारे के सारे लिक्विड जिनमें हाई प्रेशर पे क्या भरा हुआ हो, गैस, उन्हें हम एरेटेड ड्रिंक्स बोल सकते हैं। आई बात समझ में क्या? ठीक है, आगे देखिए दूसरा कहता है एट हाई अल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई पे हमारे सरकार जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ये जानते हो कि नहीं जानते? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुला रहता है। ये जानते हो ना, तुम तो बायो वाले जानते हो कि बायो वाले बहुत कुछ जानते हैं। ऑक्सीजन में क्या, ब्लड में क्या भरा हुआ है? अगर ब्लड में इसमें समझते हो ना, तो जितना कम प्रेशर होगा तो तुम जानते हो कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही तो हेनरी लॉ सीखा है। तो जितना कम प्रेशर होगा खून उतना कम घुलेगा, और जब खून कम घुलेगा तो हाइपोक्सिया समझते हैं, जी मिचलाना, चक्कर आना, इस तरह की घटनाएं शरीर के साथ शुरू हो जाएंगी। समझ लगा? ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे किस तरह की फीलिंग, हाइपोक्सिया की फीलिंग किसकी वजह से होती है? लो solubility of oxygen in blood. And why this happen? How we can explain it? With the help of हेनरी लॉ। किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कौन एक्सप्लेन करता है? हेनरी लॉ। पक्का? ऑक्सीजन एक गैस है और ब्लड एक लिक्विड है, तो उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पक्का ना? नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर्मेशन ऑफ बेंड्स। बेंड्स समझते हो? जो लोग स्कूबा डाइवर्स होते हैं, गोताखोर, वो क्या चड्ढा पहन के पानी में अंदर जाते हैं? वो एक विशेष तरह का कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं। या कभी किसी को देखो कि एस्ट्रोनॉट गया हो मंगल ग्रह पे और मस्त जीन्स टी शर्ट लिवाइस की पहन के घूम रहा हो, अगर वो जीन्स टी शर्ट पहन के घूमेगा तो क्या होगा? फट जाएगा। उसके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है उसकी नसों को फाड़ देगा, उसकी ऐसी की तैसी कर देगा और वो वापस नहीं आ पाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। नहीं समझे कि नहीं समझे? तो ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और आदमी मर जाएगा। इसलिए एक विशेष तरह का कपड़ा पहन के जाता है वो, जो उसके शारीरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब समझना, जब हाई, जैसे कोई पानी में जितनी गहराई तक गया तो उसके ऊपर दबाव उतना ज्यादा होता चला जाएगा कि नहीं? बोलो। तो उसमें गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। जैसे वो ऊपर की तरफ आएगा तो प्रेशर धीरे धीरे, तो जब प्रेशर कम होगा तो ब्लड में से गैसेस क्या होंगी? अबे बोल ना, निकलेंगी। गैस निकलती हैं तो उसी बीच ब्लड में जब तेजी से जब तेजी से हाई प्रेशर की से लो प्रेशर की तरफ आएगा, क्या बोला? पता नहीं क्या बोले आएगा। मैंने बोले जब तेजी से कोई हाई प्रेशर से, तो भन्न से सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ब्लड से गैस निकलने की कोशिश करेगा। ब्लड से जब गैस निकलने की कोशिश करेगा तो ब्लड में बुलबुले बन जाते हैं। तो पानी में बुलबुले देख के तो मजा आता है। ब्लड में बुलबुले ऐसे होते हैं जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो, इतना दर्द होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? बेंड्स फॉर्मेशन। उसमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है और मौत का पूरा खतरा बरकरार रहता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए ध्यान रहे कि कभी भी अचानक से
हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव ना करे। अचानक से, जो अचानक से प्रेशर मिनिमाइज होगा तो बेंड्स फॉर्मेशन होते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। इसमें तो बायो वाले लोग जो हैं उनको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो इस चीज़ों को मुझसे अच्छा जानते हैं। मैंने 10वीं के बाद कभी बायो देखा भी नहीं है, मैं मैथ वाला आदमी हूँ। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक